नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। हज़ारों की तादाद में लोग जमा, बेंगलोर के फ्रीडम पार्क में बहुत बड़ा एहतजाज। जी हाँ दोस्तों, एसडीपीआई की जानिब से फ्रीडम पार्क बेंगलोर में एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट एम.के. फैज़ी की रिहाई और वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत में हज़ारों की तादाद में एसडीपीआई कैंडिडेट्स जमा हुए। सोशल एक्टिविस्ट, लॉयर्स, इंटेलेक्चुअल्स, दलित तंजीमों के सरबराह और उलमाए कराम एम.के. फैज़ी की तायद में खड़े हुए और उनकी रिहाई की मांग की, साथ ही साथ वक्फ अमेंडमेंट बिल की भी मुखालिफत की। तो आइए देखते हैं आई एम वॉइस डिजिटल न्यूज़ की ये रिपोर्ट। ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, एम.के. फैज़ी साहब छूटेंगे, एम.के. फैज़ी साहब छूटेंगे। अरे जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, एम.के. फैज़ी साहब छूटेंगे, एम.के. फैज़ी साहब छूटेंगे। ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ। ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ। ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ದೆಹಲಿಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಡಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ದೆಹಲಿಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ। ಇದು ಯಾವ ಕೇಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಹಳೆ ಕೇಸ್। ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಹಳೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಕೆ. ಫೈಝಿ ಅವರು 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಡಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। हमारे उलेमा इकराम पूरा कर्नाटक में लीड लेना है, हर ऑर्गेनाइजेशन लीड लेना है। हम वेट करना नहीं है, हमारे एमएलए एमपी आवाज उठाएंगे, ये लोग प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। आप भरोसा मत करो, क्योंकि एनआरसी सीएए में ये लोग कोई मिनल कौमिल काफिरीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन। अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते हैं। मेरे नबी ने कहा, रोजेदार की बदवा हम रद्द नहीं कर। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर एम.के. फैज़ी साहब को ईडी ने गलत तरीके से जो अरेस्ट किया गया है और उसके बाद 12 जगह में, मुल्क के 12 जगह में एसडीपी का दफ्तरों को भी ईडी राइड किया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है। ये जो नाइंसाफ़ी और जुल्म का खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। मुल्क भर में उसी दिन पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ है, उसका बाद मुसलसल एहतजाज जारी है। आज बेंगलुरु का फ्रीडम पार्क में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स को बुला के आज प्रोटेस्ट किए, ये जारी रहेगा। हम अर्ज करते हैं कि सेंट्रल हुकूमत को फौरन एम.के. फैज़ी साहब को रिलीज करे। और ये जो क्या मुकदमा है 2022 का एक पुराना मुकदमा है, इसमें ऑलरेडी फैज़ी साहब 3 दिन ईडी का ऑफिस जाके अपना सफाई दिए थे, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे। ये 1 साल के बाद ये अरेस्ट करने का ये साजिश जो है, जो वक्फ बिल का खिलाफ जो मुहिम मुल्क भर में एसडीपी ने किया है, उसको रोकने का एक साजिश है। ये साजिश की वजह से फैज़ी साहब को अरेस्ट किया गया। तो आगे किस तरह से एहतजाज किए जाएंगे पूरे रियासत में? देखिए, पूरे रियासत में हम लोग इसको तेजी से करेंगे। 2 चीजें करेंगे हम लोग। एक को वक्फ बिल के खिलाफ हमारा जो एहतजाज और तेजी के साथ जाएगा, उसके साथ साथ जब तक एम.के. फैज़ी साहब को रिहाई नहीं करते तब तक पूरे मुल्क में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स को इन्वॉल्व करते हमारा जो एहतजाज हम लोग
और तेजी से बढ़ाएंगे। आज के प्रोटेस्ट में और कौन सी पार्टी आपको साथ दे रही है? देखिए, ऑलरेडी आम आदमी पार्टी हमारा सब ऑलरेडी सपोर्ट डिक्लेयर किया है। आज हमारे एक्टिविस्ट जो हैं शिवसुंदर साहब आए हैं, वकील आलम पाशा साहब आए हैं, और हमारा एक्टिविस्ट लक्ष्मण चेरनली साहब आए हैं। बहुत सारे दलित एक्टिविस्ट, अलग अलग उलमा कराम जो पार्टी के एसडीपी के नहीं है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का है, दलित ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे लीडर्स हैं। ये मुसलसल और भी अभी स्टेट लेवल में हो गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी ऐसा ही हम लोग एहतजाज करते जाएंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एमके फैजी साहब को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए से जो अरेस्ट किया गया है, इसके खिलाफ आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हम ये एहतजाज मुनाकिद किए हैं। ये एहतजाज में पूरे ऑल पार्टी ऑल ऑर्गेनाइजेशंस ये सपोर्ट होकर आज हमारे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट भी किए हैं। तो ये प्रोटेस्ट के जरिए से सेंट्रल हुकूमत को हम 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो ईडी जो डिपार्टमेंट है या जो डायरेक्टरेट है, ये एजेंसी है, ये एजेंसी इंडिया के कानून के हिसाब से चलना है या आपके बताए तौर तरीके पे चलना है? ये हमारा पहला सवाल है। क्यों ये सवाल मैं कर रहा हूं? देखो, एमके फैजी साहब को अरेस्ट करने के दौरान ईडी का बयान आया है कि पिछले 1 साल से ये लापता थे। तो पूरी दुनिया देखी है, फैजी साहब पिछले 1.5 साल पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ऑफिस में 3 दिन का इनका पूरा सवाल जवाब में इनका कोऑपरेट किए हैं। इनके जितने भी सवाल थे उसको आंसर करके डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए हैं। और पिछले 1 साल में सैकड़ों एहतजाज में, सैकड़ों मीटिंगों में ये मौजूद थे। तो ये कहीं जंगल में तो नहीं थे? पिछले 1 साल से क्यों इनको बंद नहीं किया गया, क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? ये पहला, सबसे पहला झूठ ये बोल रहे हैं। और रही दूसरी बात, ये जो अरेस्ट का टाइमिंग है, ये टाइमिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 टेबल हुई थी लास्ट अगस्त 8 तारीख को, उसके बाद एसडीपीआई के जानिब से मुल्क भर में 500 से ज्यादा बड़े बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए हैं। तो ये एहतजाज को लीड करने की वजह से एमके फैजी साहब का अरेस्ट हुआ है, ये हमारा मानना है। और रही तीसरा सवाल, यह आज तक पिछले 10 साल में इंडिया में पीएमएलए एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जरिए से 5,500 केस दर्ज किए गए हैं। तो 5,500 केस में कन्विक्ट हुए हैं सिर्फ 42 लोगों को, यानी इसका कन्विक्ट रेट है 6.42%। तो ये जो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट छीमारी डाला है। तो पिछले तमिलनाडु में अपोजिशन लीडर का जब अरेस्ट हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट बोला ये पीएमएलए एक्ट को आप डाउरी एक्ट के जैसा हरासमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इनके बोल बताए हुए अमित शाह, नरेंद्र मोदी के डायरेक्शन के ऊपर ईडी चल रही है। तो याद रखो, ये ईडी या एनआईए या जितने भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, आपको बाबा साहेब अंबेडकर के बताए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करना है। बल्कि अमित शाह मोदी के डायरेक्शन पे करेंगे तो कोर्ट के जरिए से आपको भी सजा हो जाएगी। क्योंकि आज आपने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट का हाथ ताला है। ये छोटी मोटी बात नहीं, हम कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, आपको चौराहे पर खड़ाएंगे ही कोर्ट के दरवाजे से। लेकिन इंडिया में हम हर स्ट्रीट में, हर स्टेट में आपके खिलाफ एक डेमोक्रेटिक एहतजाज भी हम चलाएंगे। इसकी पहली कड़ी बेंगलुरु से हम शुरू किए हैं। हम यहाँ पर हार मानने वाले नहीं हैं। हमें आप ये एजेंसियों के जरिए से डराने का ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि एमके फैजी साहब जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पार्टी कोई एक लीडर की बनाई गई पार्टी नहीं। इसमें लाखों करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपनी जान की भी बाजी लगाकर इंडिया के आईन को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया के ऊपर अगर यहाँ की डेमोक्रेसी के ऊपर आंच आएगी तो हम अपनी जान की भी कुर्बानी देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आज इस फ्रीडम पार्क के जरिए से पूरे मिलकर एक मैसेज दे रहे हैं, ऐसा डराना धमकाना छोड़ दो। ये डराने वाली जमात का नाम एसडीपी नहीं है। ये दूसरों को आप डरा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, नेशनल प्रेसिडेंट का जब अरेस्ट हुआ, उनको जब जेलों के ले जाया गया तो कितने मुस्कुराते हुए गए। तो एक मैसेज वो दिए हैं, आपकी एजेंसी से हम डरने, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं किए। हाल ही में 12 एसडीपी के ऑफिसों के ऊपर रेड हुआ ऑल ओवर इंडिया में। मैं फेसबुक में पोस्ट भी डाल के पूछा था ईडी डिपार्टमेंट को, 12 ऑफिसों में अगर आपको 12 रुपया भी अगर मिला है तो आप ऐलान करो।
तो हमारे ऑफिस में बेंगलुरु में आके राइड करे। क्या मिला ऑफिस में? हमारे ऑफिस का कंप्यूटर का हार्ड डिस्क लेके गए। तो ये क्या निशानदेही है? एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को चाहिए था करोड़ों अरबों रुपए मिलेंगे बोल के आप आए थे, लेकिन एसडीपीए का एक सीक्रेट मैं आज रिवील करना चाहता हूं। एसडीपीए का अकाउंट हम हमारे ऑफिस में नहीं रखेंगे, एसडीपीए का पैसा हम हमारे जेबों में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखेंगे, अगर आप हैदराबाद बैंक में रखेंगे, तो वहां पर मोदी का डर है, कभी कभार रातों रात शटडाउन हो जाएंगे बैंक। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पास पैसा है, हम ये पैसा छुपाए नहीं। इंडिया के 140 करोड़ आवाम के जेब में हम ये पैसा रखे हैं। जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम जाके एटीएम कार्ड डालते हैं, कितना होना उतना ड्रा करते हैं। उसको लेके आके कट्टे बन के बनने का कल्चर हमारे पार्टी में नहीं है। तो ये पैसों को आप राइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरे कमाई धूप में पसीने में कमाई हुए मेहनत मुश्किल करते हुए लोगों के जेब में ये पैसा है। तो हमारा पैसा ऑफिस में आपको नहीं मिलेगा। आप दिल्ली से आए थे बेंगलुरु को, आने जाने का फ्लाइट का खर्चा 30-40 हजार रुपए है, 30-40 पैसे भी आपको हमारे ऑफिस में नहीं मिले। हमें मालूम था ये डराने के लिए आप आए हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क के इस मैदान से हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं, हम हमारे कामों काज में और भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अभी जो हमने मुहिम को छेड़ा था वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, आपको पता होना चाहिए कर्नाटक में एसडीपी हुबली की सरजमीन में पहला कॉन्फ्रेंस करी थी, दूसरा कॉन्फ्रेंस मंगलुरु की सरजमीन में की थी। आज मंगलुरु में कल या 2 दिन पहले हजारों की तादाद में एसडीपी का बैनर को छोड़कर पूरे उलमा इकराम इसको लीड किए हैं। हमें बहुत खुशी है। हमारा बैनर हमें जरूरत नहीं, मुल्क भर में ऐसी मुहिम को हम खड़ाएंगे। 13 तारीख को दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले भी फील्ड में उतरने वाले हैं। ये मुल्क के हर कोने में भी ये मुहिम शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एमके फैजी साहब को ईडी 3-4 दिन पहले अरेस्ट किया है। ये जो केस है इनका, ये बहुत पुराना केस है और इसमें तकरीबन 8 लोगों के ऊपर चार्जशीट था, 7 लोगों को ऑलरेडी बेल हो चुका है। और फैजी साहब को इतने दिनों के बाद अब अरेस्ट करने का रीजन क्या है, क्यों उनको ईडी इतना टार्चर कर रही है? ये सरकारी एजेंसी गवर्नमेंट की जानिब से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ये जो वक्फ के ताल्लुक से मुहिम है, कैंपेन चल रहा है। तकरीबन आपको मालूम है कि 500 से ज्यादा हमने प्रोग्राम्स किए, कॉन्फ्रेंसेस किए, धरने दिए। तो ये एक तहरीक जैसा, एक आंदोलन जैसा माहौल बन गया। तो उसको रोकने के लिए, उसकी आवाज को धीमी करने के लिए फैजी साहब को अरेस्ट किया गया है। और उसके बाद दफ्तरों पर भी छापे मारे गए हैं। दफ्तरों में कुछ भी नहीं मिला है, यहाँ तक कि खाली हाथ जाने वाले ईडी अफसरान को हमारे कार्यकर्ता गुलाब देते हुए उनका स्वागत भी किए हैं। बोलने का मतलब ये है कि ईडी जैसी एजेंसी को लेकर डराया नहीं जा सकता। गलती हुई है, सजा अलग चीज है, लेकिन डराना, धमकाना और ये जो पसमानदा तबकात को सियासी तौर पर खुद मुख्तार करने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसको रोकना ये बिल्कुल सही नहीं है। तकरीबन 70 साल में ये तमाम चीजें, अवाम को बेदार करना, सियासी तौर पर खुद मुख्तार करना, ये सब नहीं हुआ था। 15 सालों से ये काम शुरू हुआ है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया शहरियों से, देहातों से, सब लोगों को लेकर, मजदूर तबकात को लेकर, पसमानदा तबकात को लेकर मुनज़्ज़म करने की, एजुकेट करने की, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही है। हमारा मकसद अवाम को मेन स्ट्रीम में लाना है, सरकारी स्कीमों को उनको देना है, हिस्सेदारी देना है, सियासी तौर पर खुद मुख्तार करना है। तो आज का जो ये आंदोलन है, इसमें तकरीबन हजारों के लोग यहाँ पर शरीक हैं फ्रीडम पार्क बेंगलोर में। और इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के, मुख्तलिफ पार्टियों के जिम्मेदारान भी आकर एमके फैजी साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। उसका नजारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये फाइनेंस का मामला है, फाइनेंस का मामला। फाइनेंस के मामले में जो चार्जशीट में कहानी बनाई गई है, वो कहानी मीडिया ट्रायल में अलग है, चार्जशीट में अलग है, और अवाम को रमजान के महीने में लाकर खौफ का माहौल क्रिएट करने की चीजें अलग है। अभी ईडी ऑफिस से कोई मेमो नहीं आ जाता, नोटिस नहीं आ जाती, लेकिन मीडिया ट्रायल चलता है। ये एक गठपतली सरकार है, एक मुनज़्ज़म तरीके से एक मामला मचाया जा रहा है। लेकिन हकीकत में फैजी साहब बाइज्जत रिहा होंगे, जिस तरीके से और बकिया 7 लोग रिहा हुए। फैजी साहब नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है।
20 रियासतों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर चल रहा है। हमारी ऑफिसर्स है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, हम सालाना एडिटिंग करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन हमारे ऊपर कोई नोटिस दे तो हम मान सकते हैं। ईडी आके हमारे घर के अंदर आती है बोले तो क्या मामला? तो एक पॉलिटिक्स है, ये इंतखामी सियासत है, इसका कानूनी एतबार से जवाब दिया जाए। नहीं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गलियों को, खरियों को, देहातों को जाकर लोगों को बेदार कर रही है। सरकार की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जा रहा है और सरकार चाहती है कि नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाए और हम चाहते हैं कि इश्यूज को इश्यूज बनाए। तो ये मामला। पहली बात आपने जो कहा कि एसडीपी वक्फ बिल के खिलाफ जो मुनज़्ज़म लोगों को कर रही थी, ये बात सही है क्योंकि हमारा हक है और एसडीपी का बुनियादी नारा है कि हर मजलूम हमारा है और एसडीपी का बुनियादी नारा है कि हर एक को उसका हक दिलाना। आज भारत में, आज़ाद भारत में 75 साल आज़ादी के होने के बाद जो मुसलमानों का इतना बड़ा इमलाक है औकाफ, इस औकाफ पर ये काली बिल लाकर मुसलमानों के औकाफ पर हमला कब्जा करना चाहते हैं। इस कब्जे के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से ताकतवर तवाना आवाज़ उठाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली से लेकर गली तक, गली से लेकर हल्ली तक एक मुनज़्ज़म प्लान और कोशिश कर रही थी। अब इन्होंने देखा कि इनको डरा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, तो इन्होंने हमेशा की तरह जिस तरह अंग्रेज करता था, जो भी फ्रीडम फाइटर थे, जो भी बुजुर्गान दिन मुजाहिद आज़ादी थे, इनको उठाकर काले पानी की जेल, अंडुमान में और जलावतन करता था। इसी तरह उसी की औलाद, ये बीजेपी आरएसएस वाले उसी अंग्रेज के औलाद हैं। इन्होंने भी यही कहा कि इन्होंने एमके फैजी साहब को एक झूठे, जिसमें कोई ताकत नहीं, ऐसे मुकदमे में ले जाकर फंसा के जेल के हवाले कर दिया ईडी ने। ऐसे हम कोई अहमियत भी नहीं देते। हाँ, हम एक दस्तूरी हक रखते हैं, इसलिए आज एहतजाज में आए हैं। अगर ये दस्तूरी हक ना होता तो फिर हम उनको जवाब देते। क्या लगता है आपको वक्फ के सिलसिले में अभी जनता में 13 तारीख को मुस्लिम पर्सनल की तरफ से भी एहतजाज किया जा रहा है और बिल पास होने की जो है लगभग पूरी कभी इम्कान नज़र आ रहे हैं, तो क्या लगता है आइंदा दिनों में आप इसी तरीके से अपने एहतजाज को जारी रखेंगे या फिर जो कार्रवाई हुई है उसके ज़रिए से खामोश हो जाएगी? नहीं, एसडीपी बनाई प्लेटफॉर्म इसलिए कि खामोश नहीं रहना। जब तक अपना हक और आवाज़, जब तक अपना हक नहीं मिलता उस वक्त तक आवाज़ उठाने का नाम एसडीपी है। अगर वो पास करें ना करें, अगर वो पास कर देंगे तो हमारे लिए अब ऐवान नहीं मैदान रहेगा, मैदान में हम उतरते रहेंगे। इसी डराने के लिए इन्होंने एमके फैजी साहब को अरेस्ट किया है। दूसरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो दिल्ली में जंतर मंतर पर एक एहतजाज मुनक़िद किया है, उस दिन आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले हमारे एडवोकेट शरफुद्दीन साहब जो एसडीपी के वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल के, उन्होंने फ़ौरन सपोर्ट का ऐलान किया। कहा कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों का मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है, इसको हम भरपूर इसका सपोर्ट करते हैं और ये वक्फ का मसला है, ये हमारा मसला है। इसके लिए हम कभी भी एसडीपी पीछे हटने वाली नहीं है। इसके लिए जितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, चाहे और 1000 हमारे लीडर जेल में चले जाएं और हमारे ऊपर न जाने कैसे कैसे काले कानून लगे, जो भी हो, हम अपना हक लेकर ही रहेंगे। इसीलिए 70 साल से ये ठेकेदार पार्टियों पर भरोसा नहीं किए, इसलिए अब हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाया है। ये प्लेटफॉर्म किसी को पूछ के नहीं चलता, ये प्लेटफॉर्म मजलूमों की आवाज़ सुन के चलता है। तो अब इसलिए हम कभी अपनी आवाज़ को पीछे हटने वाले नहीं हैं। सर, आपने ठेकेदार पार्टियों का तस्करा किया, कई इलेक्शन के दौरान माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे तंजीम और वही ठेकेदारों की वोट के लिए डिमांड करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वही रोना हम भी रो रहे हैं। जिन ठेकेदार नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को हमारे बड़े बड़े जिम्मेदारान प्रोजेक्टर लेकर मस्जिद मस्जिद घूमकर पूरी कौम का वोट इकट्ठा कर कर बार्गेनिंग करते हैं। वो बार्गेनिंग कौम के मसले मुद्दे को नहीं, वो अपने मफादात के लिए बार्गेनिंग कर कर दूसरी पार्टियों को जिताते हैं। हम अब कौम को बताना चाहते हैं, इसीलिए हम कौम के सामने आ रहे हैं। पहचानो, हर हक में तुम्हारे आवाज़ बुलंद करने वाली पार्टी कौन सी है। अभी जो पार्टी बरसर इख्तियार है हमारी रियासत में, जिसको जिताने के लिए बड़े बड़े लोग मस्जिदों में, मरकज़ों में, खानखाहों में, दरगाहों में इकट्ठा होकर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठा कर कर वोट डाले थे, क्या वो आज 2 साल हो गए बरसर इख्तियार पर कांग्रेस बैठकर? क्या अब तक कर्नाटका की जो सेकेंड माइनॉरिटी मुसलमान आबादी है, क्या हमारा हिजाब का मसला हल हुआ? क्या हमारा हलाल का मसला हल हुआ? 2B रिजर्वेशन का मसला हल हुआ? कन्वर्जेशन बिल का मसला हल हुआ?
कहाँ हैं ये लोग? ये ठेकेदार जिम्मेदार कहाँ हैं जो मुसलमानों को ऐन इलेक्शन में आके डराते हैं? बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी आ जाएगी, वोट दो। कब तक डराते रहेंगे? ये डर खौफ की राजनीति को खत्म करो। अब खुद लड़ना सीखो, खुद रास्तों पर उतरना सीखो। हर मजलूम की आवाज उठाने के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया है। हम जा रहे हैं लोगों के पास। क्या एसडीपीआई इस सिलसिले में उन तंजीमों से, उन उलमा इकराम से मुलाकात की है? हमारी तो हर तंजीम, हर तहरीक, हर सेकुलर जहन और हर जमहूरियत को बचाने का जो भी दावेदार है, जो भी तंजीम हो, उसके पास हम जाते भी हैं, राब्ता भी रखते हैं, हमारा नज़रिया भी उनके सामने रखता है। हो सकता है आज कुछ हमारा नज़रिया कबूल करने उनको तहम्मुल होगा, कुछ कशमकश है, लेकिन एक दिन आएगा, यही एक प्लेटफॉर्म भारत के मुसलमानों के लिए बचा रहेगा। इसी प्लेटफॉर्म के तहत हम इंशाल्लाह इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಹ ಈ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ ಬೇಗ ಚೀಮರಿ ಹಾಕಿದೆ. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ RSS ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡೋದು, ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದು, ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ SDP ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ MK ಫೈಜಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ, ಈ ದೇಶದ ದುರಂತ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಈ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು, ಈ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಯೋಚನೆ ಸಫಲತೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅದು ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಈ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. SDP ನಿರಂತರವಾಗಿ RSS ವಿರುದ್ಧ, ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ, ಕೋಮುವಾದ ವಿರುದ್ಧ, ಮನುವಾದ ವಿರುದ್ಧ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ SDP ಹೋರಾಟ ತನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಇದ್ದಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಆದೇಶನ ಪಾಲುವ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಇದೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನೌಕರರ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಇಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡಿ ಸ್ವಯಂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫೈಜಿ ಸಾಬ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ ಕಾರಣ ಏನಂತೇಳಿ ಜಗತ್ತು ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ. ಅವರು ತನ್ನ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿ ಅವ್ರು ಇಡಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನವತೆ ಇದೆನಾ? ಅದು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಇಡಿ? ಅದು ಇಡಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ತಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇನು ಸ್ವಾಮಿ? ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇನು? ನೀವು ಏನ 12 ಅಲ್ಲ 32 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಏನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇನಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಈ ಜನಾಂಗ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯಾಯ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ, ಈ ಜನರನ್ನ, ಈ ದೇಶವನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ಆಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಭಯದಿಂದ ಹಿಂದಲಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಇಡಿಯನ್ನು NIA ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಭಯ ಬಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿ ಭಯ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಾರದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಬಾವುಟವನ್ನು ತಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನ ಹರಲಾಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ. 313 की शाख है, ये 313 की शाख है, कभी झुकने वाली नहीं, कभी मिटने वाली नहीं. इंशाअल्लाह ये हम आगे करके बताएंगे. हमारा दम है हमें. मैं अकबर हुसैन नागुंडी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया राज्य समिति सदस्य माता। देखिए, आज का जो एहतजाज है ये हम लोग यहाँ पर फ्रीडम पार्क बेंगलुरु के अंदर जिस तरीके से MK फैजी साहब को
जो ईडी ने जो अरेस्ट किया है, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसके खिलाफ जिस तरीके से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में जो एहतजाज 500 से ज्यादा एहतजाज और प्रोग्राम्स करी है, इसका असर है जो जनाब एमके फैजी साहब को अरेस्ट किया गया है। ये अरेस्ट कर ये चाहते हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो पूरे मुल्क भर में जो एक माहौल बन चुका है आज, उस माहौल को ये रोकना चाहती है ये मोदी और बीजेपी की सरकार। ये मोदी और बीजेपी की सरकार चाहती है एमके फैजी साहब को अरेस्ट करने से, एसडीपीआई के ऑफिसों पे रेड करने से, ये जो पब्लिक मूवमेंट जो आज खड़ा हुआ है, इस मूवमेंट को ये सोच रहे हैं कि ये बंद हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर इस फ्रीडम पार्क में ये बेंगलुरु का जो प्रोटेस्ट आज जो 10 तारीख को हो रहा है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। जो आने वाले 13 तारीख को जो जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो प्रोटेस्ट होने वाला है, वो पूरी फिल्म दिखाएंगे बीजेपी और मोदी सरकार को। हम ये कहना चाहते हैं साफ सीधा, ये जितना दबाएंगे, जितना कुकर पर प्रेशर डालेंगे, उतनी जोर से सीटी बजेगी और वो सीटी पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं। क्या वजह है कि लगातार इस्तेमाल करके क्यों डराने की कोशिश? देखिए, सिर्फ एसडीपीआई को यहाँ पर टारगेट नहीं किया जा रहा। एसडीपीआई के साथ साथ जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं, जितने भी आदिवासियों के एक्टिविस्ट हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के एक्टिविस्ट हैं, किसान हैं, तमाम लोगों के ऊपर आप देखिए, इवन सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, इन तमाम लोगों के लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स को ये बीजेपी सरकार टारगेट कर रही है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को इन्होंने ईडी में जब्त किया, इन्होंने ईडी में केस में डालकर इनको भेजा गया। उसके बाद हम देखते हैं लाइन है पॉलिटिशियंसों की जो अभी भी हजार दिन तक जेलों में बंद है। जेलों में सबसे ज्यादा लोग जो वाकई में इस देश को अच्छा करना चाहते हैं, वो लोग जेलों में हैं, और जो लोग लुटेरे हैं, जो इस देश को लूट कर खाना चाहते हैं और कॉर्पोरेट घरानों के घर भरना चाहते हैं, वो लोग सत्ता में बैठे हुए। इसीलिए हम इनका मुकाबला कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ हैं, इसीलिए हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, ये हमारा जो एहतजाज है उस वक्त तक रहेगा जिस वक्त तक ये तमाम ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो जेलों में बंद है उनकी रिहाई नहीं होती, उस वक्त तक हम ये हमारा लड़ाई जारी रहेगी। और वक्फ बिल को जब तक वापस नहीं लिया जाता, उस वक्त तक हम इसकी लड़ाई जारी रखेंगे। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ मौजूदा मोदी सरकार को, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। तो मुल्क भर के हालात हम देख रहे हैं कि आए दिन मोदी सरकार फेलूर सरकार है, जो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, इस देश के आवाम के लिए तो कुछ नहीं करती। असल में मोदी सरकार का मकसद सिर्फ एक मकसद है, जो आरएसएस का मकसद है, कि वो इस मुल्क के बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर कर इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाए। और इनका ख्वाब 100 साल का ख्वाब था, 2025 तक ये ख्वाब को मुकम्मल करने वाले थे, मगर नहीं कर पाए, इसलिए कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वजूद में आई है। इस मकसद को वो 10 साल और आगे ले गए। मैं उनको कहना चाहता हूँ, सिर्फ 10 साल नहीं और 100 साल भी अगर तुम आगे लेकर जाओ, तुम्हारा जो हिंदू राष्ट्र का ख्वाब है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वो कभी पूरा करने नहीं देगी। इसके लिए तुम हमें खत्म करने के लिए आए दिन एनआईए के जरिए, ईडी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए, सीबीआई के जरिए हमें डरा कर, हमें खामोश कराना चाहते हो। और ये समझते हो कि जिस तरह तुम दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों को, जैसा कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल साहब को, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स को उठाकर ईडी के जरिए उन पर केसेस डालकर, झूठे मुकदमा डालकर, उनको जेलों में डालकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह अगर फैजी साहब की आवाज खामोश हो जाएगी, ये तो तुम्हारा एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होने वाला है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ये एक स्प्रिंग के मानिंद है, इसे तुम जितना दबाने की कोशिश करोगे ये इतना ही उभर कर आएगा। ये एक लोहे के चने के मानिंद है, इसे तुम अगर दबाने की कोशिश करोगे अपने दांतों में रखकर तो तुम्हारे दांत टूट जाएंगे, मगर ये दबने वाला नहीं है।
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मजलूमों के लिए एक सूरज का काम करती है, उनको रोशनी और किरण देने का काम करती है। अगर ये सूरज को बुझाने की कोशिश करोगे तो पूरी बीजेपी आरएसएस जलकर राख हो जाएगी, मगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये आज का जो हमारा एहतजाज है, जैसा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इन लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाने की कोशिश की और आने वाले आज ही का दिन उसके बारे में चर्चा भी होने वाला है पार्लियामेंट में और उसको पास करने वाले हैं। तो इससे पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने पूरे मुल्क भर में, केरला में, तमिलनाडु में, हुबली में, मंगलुरु में, सब जगह एक बड़े कॉन्फ्रेंस किए और चुनौती दिया, धमकी दी कि इस तरह अगर अमेंडमेंट बिल वक्फ की तुम पास करोगे तो एनआरसी सीए से बढ़कर बड़ा इनकलाब लाएंगे। एनआरसी सीए के लिए तो सिर्फ दिल्ली में एक शाहीन बाग था, अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल तुम लागू करोगे तो हम हिंदुस्तान के हर गली गली को चप्पे चप्पे को शाहीन बाग बनाएंगे और उसी के जरिए हम ऐसा इनकलाब बर्पा करेंगे कि बीजेपी और आरएसएस अपने आबा व अजदाद की तरह, अंग्रेजों की तरह इस मुल्क को छोड़कर भागने में मजबूर हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये बीजेपी आरएसएस के लोग हमें दबाने की, डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम डरने वाले, इनके दबाने से दबने वाले नहीं हैं। हमारे रगों में शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का खून है। तुम्हारे जैसा सावरकर और गोलवालकर का खून जो आरएसएस के लोगों ने बाफीनामा लिखा था अंग्रेजों के साथ मिलकर, उनके साथ उनकी दलाली की थी, उनके तलवे चाहता था, वो खून हमारे रगों में नहीं है। बल्कि वो शहीद मिल्लत जिनका कौल था कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, हम वो कौल को मानकर अपनी जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। हम ये लड़ाई को आगे ले जाएंगे, वक्फ की लड़ाई आगे बढ़ेगी, हक की लड़ाई आगे बढ़ेगी और फैजी साहब को जब तक नहीं छोड़ेंगे हम ये एहतजाज को बाकी रखेंगे। अगर जरूरत पड़े तो जेल भरो आंदोलन करने की भी अगर जरूरत पड़े तो हम वो भी करेंगे इंशाअल्लाह। SDPIನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫೈಜಿ ಅವರ ಬಂಧನ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದುಗಡೆ 2014ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಮುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ವಿರೋಧ ಮುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು, ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಲವಾರು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. 2002ರಲ್ಲೇ PMLA ಕಾಯ್ದೆ ಬಂತು, ED ಅವೆಲ್ಲ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಬಂದಿರೋದು. ಬಟ್ 2014ರ ನಂತರ ಅದರ ಬಳಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫೈಜಿಯವರ ಬಂಧನದ ಜೊತೆಗೆ PMLA ಆ್ಯಕ್ಟೇ ರದ್ದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು. ಯಾಕಂತಂದರೆ PMLA, UAPA, NIA ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಎರಡನೇದು, ಇವರೇನು ನೆಪಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೋ 3.5 ಕೋಟಿ ಫೈಜಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನಾನು ಭಾಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಹಾರಾ ಬಿರ್ಲಾ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು 2016ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಹಾರಾ ಕಂಪನಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ NMCM ಗುಜರಾತ್ 55 crores ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದು ಬ್ರೈಬ್ ಅಂತಲೂ ಇತ್ತು. ನೀವು ಬರೀ ಯಾವುದೋ ಚೀಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಫೈಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕೇಸನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಇಂಥ ಕೇಸುಗಳನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧ್ವನಿ ಏನಿದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಅದು ಅವರ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಣ್ಣು SDPIಯ ಧ್ವನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯ. ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಭೀಮಾ ಕೊರೆಗಾಂವ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮರು, OBCಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಫೈಜಿ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಲಿತರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇದು ಎಲ್ಲೇ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದರೂ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ संविधान उलिस्ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ जो कि हमारे प्रेसिडेंट MK फैजी साहब, जो हमारे प्रेसिडेंट MK फैजी साहब को अरेस्ट किया गया है, उनके रिलीज़ के डिमांड के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। साथ ही साथ हमारे वक्फ बिल अमेंडमेंट के लिए भी हम लोग आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं।
जो हमारे फैजी साहब बेकसूर होने के बावजूद उन्हें अरेस्ट किया गया है, या क्या है इधर जब से मोदी सरकार आई है, हर इनोसेंट जो आगे बढ़ना चाहता है, जो हक के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, उसको फर्स्ट अरेस्ट करके उसको दबाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने डायरेक्ट क्या हुआ, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया ताकि हमारी SDPI पार्टी दबक जाए, डर जाए, कहीं भी आगे ना बढ़ सके या फिर BBMP इलेक्शंस में हिस्सा ना ले सके। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारी पार्टी डरने वालों में से नहीं है, इंशाल्लाह हम लोग डराने वालों में से। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में हम लोग जमा हुए हैं, बावजूद रमज़ान रोज़े, इस समर सीज़न और एग्ज़ाम्स रहते हुए हमारे औरतें यहाँ पर जमा हुई। तो इससे एक मैसेज क्या जाता है कि कुछ भी हो जाए हम लोग हार मानने वाले नहीं। जब तक उनको रिलीज़ नहीं किया जाएगा हम लोग इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे उनके रिलीज़ के लिए। और इसके आगे कहाँ प्रोटेस्ट जैसे जैसा हमें प्लान करेंगे इंशाल्लाह हम लोग आगे, जब तक उनको रिलीज़ नहीं किया जाए हम लोग हार नहीं मानेंगे, प्रोटेस्ट करते जाएंगे, चाहे हमें रोज़ आना पड़े। जैसे कि हमारे एक मैसेज में हमारे सिस्टर ने भी कहा कि रोज़ों में क्या, हमें ईद के दिन भी आना हो तो हम लोग ज़रूर आएंगे। हार मानने वाले में से हम लोग बिल्कुल भी नहीं हैं। बजट के बारे में हाँ एक बोलती है तो शुरू से जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जमा होने का मकसद ये है कि वफ़ के लिए आवाज़ उठाने हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जब तक हमारी वफ़ की बिल लागू नहीं होती उस वक्त तक हम ऐसे इतिहाद करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए। हम ये आवाज़ उठाने के लिए जगह जगह पर आने, जमा होने के लिए तैयार हैं। और दूसरा हमारा मकसद है कि हमारे MK फैज़ी साहब को रिहाई के लिए उनको रिहा किया जाए, जल्द से जल्द उनको रिहा करना है, रिहा करना लाजिमी है, क्योंकि हमारी वो SDPI की फाउंडेशन है। हम उनके लिए आवाज़ उठाने यहाँ पर जमा हुए हैं। जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा हम इसी तरह प्रोटेस्टें करते रहेंगे, ज़रूर इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपको मशवरा देते हैं, आप ही गौर कीजिए। आप 12 साल पहले हमारे इस मुल्क के हाकिम बने, वजीर आज़म बने, तो उस वक्त हमारे मुल्क का हाल क्या था? हमारे मुल्क की करेंसी की वैल्यू क्या थी? हमारे मुल्क में आज बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है? आज कितने लोग परेशान हैं? और दुश्मन मुमालिक बॉर्डर में कहां तक आ गए, कितना क्रॉस कर दिए हैं? ये सब तुम्हारा काम है, इसके तरफ तवज्जो करना है। इसे छोड़कर आज से 12 साल से पहले से यही काम हो रहा है, किसी भी तरीके से मुसलमान को परेशान किया जाए। बाबरी मस्जिद का मसला उठाया गया और उसका फैसला किया गया। 3 तलाक का मसला उठाया गया, उसका फैसला किया गया। हिजाब के मसाइल उठाए गए, उसके फैसले किए गए। कोशिश ये होती है कि मुसलमान को आजुर्दा किया जाए, उसे परेशान किया जाए और इस्लाम को मिटाया जाए। याद रखो, आज से जब से दुनिया पैदा हुई उस वक्त से बहुत से नमरूद आए, बहुत से फिरौन आए, बहुत से अबू जहल आए, बहुत से इस्लाम दुश्मन आए। सबकी कोशिश ही कि इस्लाम को मिटाएं, लेकिन तारीख गवाह है कि इस्लाम को मिटाने की कोशिश करने वाले मिट गए। इस्लाम जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। हमारा कुरान ये कहता है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये इस्लाम का चिराग जलता रहेगा, इसे बुझाने की कोशिश करने वाले बुझ जाएंगे, मिट जाएंगे। आपको हम मशवरा देते हैं, बजाय हमारे पीछे पड़ने के, हमको खत्म करने की कोशिश करने के, आप इसके पीछे पड़े बगैर मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाओ, मुल्क की जरूरतों की तरफ देखो, मुल्क की हाजतों की तरफ देखो, मुल्क की परेशानियों की तरफ देखो। आपको मैं बताऊं,
मुल्क के गिरजाघरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क के माइनॉरिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क के दलितों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितने लीडर रास्तों पर आते हैं, ये बीजेपी या आरएसएस वाले इनकी आवाज दबाना चाहते हैं। अगर हम इनको डर कर खामोश बैठ जाएंगे, याद रखो चुन चुन कर इस कौम से ऐसी आवाजों को ले जाके जेलों में डाल देंगे। अब हमें यहाँ पर अहद करके जाना है, जब भी जिस वक्त भी कौम को, मिल्लत को, इस्लाम को हमारी जरूरत पड़े, चाहे जैसा भी वक्त हो, हम इंशाअल्लाह आएंगे, हम आगे आएंगे, आगे खड़ेंगे, इस जद्दोजहद में साथ देंगे। सिर्फ एमके फैजी नहीं, जो भी मजलूम है वो हमारा है। इसी नारे को लेकर आज एमके फैजी साहब को बंद कर दिया गया। आज हम इस ख्याल बंद की मजम्मत करते हैं। फिर से कहना चाहते हैं ईडी को, तमाम एजेंसियों को, ये डर किसी पार्टी को दिखाओ, ये डर किसी तहरीक को दिखाओ। तुम ईडी को भेज के दूसरों को डरा सकते हैं, एनआईए को भेज के तीसरे को डरा सकते हैं, तुम और किसी एजेंसी पुलिस को झूठे मुकदमे लगा के किसी और को डरा सकते हैं, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक एक कारकुन को तुम नहीं डरा सकते। ಸಹರಾ ಬಿರ್ಲಾ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಹರಾ ಬಿರ್ಲಾ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಂತ ಹಲವಾರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ಸಹರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ, ಅವನದೆಲ್ಲ ಸಹರಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಬಾದಾದ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೆ ಸಹರಾ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಅದರಲ್ಲಿ NM 55 crores ಅಂತ ಇತ್ತು, CM ಗುಜರಾತ್ 55 crores ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. NM ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 55 ಕೋಟಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫೈಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಹರಾ ಬಿರ್ಲಾ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. MK ಫೈಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಸಾಕಾಗಿದ್ರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹರಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಾಕಲ್ವಾ? ಆದ್ರಿಂದ ನನಗಿಷ್ಟು ಸಾಕು, MK ಫೈಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ದುರುದ್ದೇಶದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ.